बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पीएसएल की रौनकें बहाल हो चुकी हैं। पूरे मुल्क के अंदर एक रौनक का समा है, बहार का मौसम भी आ चुका है और क्रिकेट की रौनक भी बिल्कुल आ चुकी है। इसीलिए हमने आज अपने शो में जो गेस्ट भी बुलाए हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल है। शायद पाकिस्तानी हिस्ट्री के अगर हम कहा जाए कि वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर थे तो बिल्कुल इसमें कोई सेकंड राय नहीं हो सकती। और अब तो उन्होंने जो करिश्मा एज ए कोचिंग के अंदर दिखाना शुरू किया है, हर तरह से उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाते चले जा रहे हैं। जी, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वन ऑफ द ओनली अब्दुल रज़ाक हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नहीं। रज़ाक भाई, स्टार्टिंग तो मैं बिल्कुल इसी चीज़ से करना चाहूँगा कि आपने जो कोचिंग के अंदर आके कमाल दिखाना शुरू किया, ये चीज़ मैंने बाद में पूछनी थी, लेकिन जो आजकल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ही आप कि माशाल्लाह जिस तरह आपने बैटिंग के अंदर बॉलिंग के अंदर मुल्क का नाम रोशन किया, इसी तरह आते साथ ही आप कोचिंग में भी छा गए। ये क्या वैसे टिप दी आपने पेशावर की टीम को, केपीके की टीम को, कि वो जीते चले जा रहे हैं? देखें, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और एज ए पाकिस्तानी प्लेयर मेरी डिज़ायर है, ख्वाहिश है कि मैं कोचिंग करूं जी। और मैं इसमें बड़ा इंजॉय करता हूं क्योंकि जितनी हमने क्रिकेट खेली हुई है, जितना एक्सपीरियंस है, तो ये राइट टाइम है अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को हम ये दे सकें। ठीक है। तो ये क्रिकेट बोर्ड का बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे और अल्लाह का शुक्र है मेरिट पे काम किया, प्लेयरों की लुक आफ्टर की, उनकी जो भी मेंटली थी, फिज़िकली थी, उस पर हमने फोकस किया और उनके मुताबिक उनको क्रिकेट खिलाई, जिसकी वजह से उन्होंने परफॉर्म किया। मेरा ये मानना बड़ा इसमें है कि इस लेवल पे शायद कोचिंग होती नहीं है, क्योंकि लड़का जो इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आके खेलता है तो ओबियसली वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर होता है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स डेफिनेटली होती हैं कि जो वो इंटरनेशनल लेवल पे आके कम्पीट करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लड़कियों के अंदर चीज़ें लैग कर रही हैं, अभी हम थोड़ी इंटरनेशनल साइड की भी बात करें या डोमेस्टिक लेवल पे भी बात करें कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आके कहीं समहाउ लैग कर जाते हैं लड़के, तो क्या ये कोचिंग की उसमें इन्फोर्समेंट में कमी आती है या लड़के वो प्रेशर नहीं ले पाते? देखें, प्लेयरों को ज़रूरत होती है, कोचिंग की ज़रूरत होती है। मैं भी यही समझता, जैसे आप सवाल कर रहे हैं ना कि कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। कि इसमें बड़ा काम करना पड़ता है। ठीक है। आपको फोकस होना पड़ता है, बॉल टू बॉल फोकस होना पड़ता है, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस होना पड़ता है, उनकी फ़िटनेस पे फोकस होना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि इस सिचुएशन में आपने कैसे खेलना है, इस सिचुएशन में आप टीम के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बड़ी अवेयरनेस है। यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट जो अंडर 19 है, अंडर 16 है, तो ये इसलिए होती है कि यहाँ पे अवेयरनेस मिलती है। बिल्कुल ठीक। जो वो सीख जाते हैं वो फिर आगे वो फ्यूचर में जाकर डिलीवर करते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ पे उनकी ट्यूनिंग हो, अच्छी हो, अगर उनको यहाँ पे वही स्टैंडर्ड मिले जो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर उन्हें परफॉर्म करना है, तो ये बड़ा इजी होता है प्लेयर्स के लिए। ठीक। अब जैसे हमारे 2 प्लेयर साजिद खान और कामरान गुलाम गए हैं, हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि जब उनको मौका मिलेगा तो आपको वो डिफरेंट नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक। क्योंकि उनको वो चीज़ें हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके उनको देखनी थी। ठीक। तो ये डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर जो आया ये भी इसी वजह से ही है। और हमें तो बड़ी खुशाइन चीज़ ये है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये था कि बड़ा डिफरेंस है जी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, और लड़के जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आते हैं तो वो कम्पीट नहीं कर पाते। ये एक बड़ी क्रिटिक्स बात करते थे, कुछ एक्स प्लेयर भी बात करते थे। खुशाइन चीज़ ये है कि ये हमें जो सीरीज़ जिताई, पर्टिकुलरली टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो हमें जिताई आपके डोमेस्टिक के लड़कों ने। फवाद आलम जो कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह नुमान की बात करें तो उन्होंने स्पिनिंग के अंदर अच्छा परफॉर्म किया। हसन अली, ठीक है, वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए और उन्होंने ही आके डिलीवर इधर किया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि डोमेस्टिक से लड़के आके अपनी जगह बना रहे हैं। अभी जैसे जाहिद महमूद ने T20 के अंदर बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर दिया। इस पर मज़ीद मैं बात करने से पहले थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा। अर्ली डेज़ का बताइए, क्योंकि शादरा से आप बिलोंग करते हैं और उसमें आके इतने एक छोटे इलाके से आके टीम के अंदर नाम पैदा करना, वो जर्नी थोड़ा सा ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। देखिए, बड़ा मुश्किल था, मेरे लिए बहुत टफ था जी। और पुअर फैमिली से बिलोंग करते और वालिद साहब की ये सोच थी कि आप पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेल सकते क्योंकि हमारे पास ना पैसा है, ठीक है, ना कुछ फारिश है। तो हमने इस चीज़ को सुना और अपनी मेहनत पे फोकस किया। ठीक। और हमारी जो ट्रेनिंग थी, हमारा हार्ड वर्क था, हमारा जो पैशन था क्रिकेट का,
मैं समझता हूँ कि जब आप मेहनत करते हैं नेक नीति से और पूरा फोकस होकर करते हैं, तो ये क्रिकेट ऐसी है, आदमी को यहीं पे अल्लाह ताला फल दे देते हैं। बिल्कुल ठीक बात, मेहनत जैसे रायगा नहीं जाती। क्योंकि ये वो वाली चीज़ नहीं है कि आप कहेंगे जी मरने के बाद आपको जन्नत में इसका फल मिलेगा। सही सही। वहाँ पे तो कोई क्रिकेट टीम नहीं होगी ना। तो क्या पता, यू नेवर नो कि वो भी शौक तो पूरा करे। इसलिए यहाँ पे जो हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला इसको लाजमी सलाह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसमें हमारा बिलीव था, ईमान था, और हमारी जो ट्रेनिंग थी, हमारा जो हार्ड वर्क था, उससे हमारा जो टैलेंट था वो बाहर आया। बिल्कुल ठीक। तो हम यंगस्टर को तो सबसे पहले किसने पिक किया? अंडर 19 में प्रॉब्ली आप पहले आए? हाँ जी, अंडर 16 में आए। अच्छा, पेप्सी अंडर 16। ठीक है। इमरान खान साहब ने मुझे देखा, अच्छा, और उन्होंने कहा जी कि अब्दुल रज़ाक की रिस्ट अच्छी लगती है अच्छा, बॉलिंग में। ठीक है। तो उनके ये वर्ड तो मेरे लिए बड़े मोटिवेशनल थे, और इमरान खान का आपको पता है कि 1993 में वो क्या थे। बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी हुई अंडर 16 में। फिर उसके बाद अंडर 19 में ट्रायल हुए, तो वहाँ परफॉर्मेंस के बाद हारून रशीद साहब थे हमारे कोच भी थे, सिलेक्टर भी थे, उन्होंने पाकिस्तान खिला दी। बिल्कुल, मुझे उसमें याद है, आई स्टिल रिमेंबर कि 96 में इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी अंडर 19 की, और वो पहली दफ़ा अंडर 19 को टीवी पे टेलीकास्ट किया गया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो आपने उनकी धुलाई की, वो दिखने में तो आपको पता है हमारे लड़कों से उनके लड़के काफ़ी हाइट में ज़्यादा थे, और वो उनके फिज़ीक वाइज भी काफ़ी वो अच्छे तगड़े दिखते थे। लेकिन जो हिटिंग आपने उनके साथ कर छोड़ी, वो एक पूरा उस टाइम एक एटमॉस्फेयर बन गया कि रज़ा सर्किट के लिए तैयार है। और मेरा ख्याल है कि वो उस टाइम बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट नाम आपका बन गया था कि ये लड़का पाकिस्तान में आएगा और खेलेगा, और मेरा ख्याल है नेक्स्ट सीरीज आगे थे। हाँ जी, ये था पहली बात तो उनकी अंडर 21 टीम आई थी। ठीक है। हमारी अंडर 19 थी जी। उनकी अंडर 21 थी। अच्छा। टॉप उसके कैप्टन थे। जी 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 बिल्कुल। और मुझे बैटिंग आती थी। सही है। मुझे मौका नहीं मिला था, और इसमें मैन ऑफ दी टूर्नामेंट हुआ। जी मुझे याद, बेस्ट बैट्समैन भी हुआ, बेस्ट बॉलर भी हुए। तो यही एक ब्रेक थ्रू था मेरे लिए, और मुझे ये था कि हम अंडर 19 है और वो अंडर 21 है। ठीक है। तो बड़ा अच्छा रहा मेरे लिए। कॉन्फिडेंस मेरा जो था ना वो काफ़ी उससे अच्छा हुआ। बेस एक बन गई ना कि अंडर 19 में मेरे जितने भी टूर्स हुए, अल्लाह का शुक्र है, उसमें परफॉर्मेंस मेरी बिल्कुल अलहदा थी। ठीक बात। तो यही वजह थी। फिर पाकिस्तान टीम में आए, पाकिस्तान टीम में फिर मौका नहीं मिला, 2 मैचों के बाद ड्रॉप कर दिया। फिर 6 महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रॉब्ली आपका डेब्यू हुआ। तो वसीम अकरम ने कहा कि जी आप अभी फर्स्ट क्लास खेलें, थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस ले लें। ठीक है। तो ये उनके वर्ड मेरे लिए बड़े अच्छे थे। तो फिर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस किया, फर्स्ट क्लास खेली क्रिकेट। तो वहाँ से फिर मेरा सही कैरियर शुरू हुआ। अच्छा, वसीम अकरम का मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ, आप हो गए, सकलैन मुश्ताक हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, कुछ प्लेयर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा टेक केयर किया और हमेशा आप लोगों के साथ बड़ा ऑन भी किया। और आप पाकिस्तान की विक्ट्रीज़ में आप लोगों की जब भी बात होती थी तो वो आप लोगों को बड़ा प्रोमिनेंट आगे दिखाते थे कि ये मेरे लड़के हैं, ये मेरे शेर हैं जिन्होंने जिताया। तो उनको एज ए कैप्टन कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि उनकी कप्तानी की वजह से ही हमारी परफॉर्मेंस सामने आई। उन्होंने बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया। उसके बाद मोइन खान थे, उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया। ये 2 ऐसे कैप्टन थे जिन्होंने सही मायने में हमें यूज़ किया। ठीक है। क्योंकि मैं डेथ ओवर भी करता था जी, और शुरू में भी ओवर करता था, और बैटिंग में 1 डाउन भी जाता था। जी बिल्कुल। ऊपर 99 का वर्ल्ड कप हम सारे तो कैसे बोल सकते हैं। ये मोइन खान और वसीम अकरम, इन दोनों की कप्तानी में मेरा सही कैरियर शुरू हुआ, और मैं नंबर 1 पे भी रहा, मैगरा नंबर 2 पे था बॉलिंग। ऐसे ही। तो ये अच्छा, उसमें उनका था, उनकी यूटिलाइजेशन की वजह से हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुख्तलिफ कैप्टन के अंडर खेले, 2016 तक आपका कैरियर चला अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस कैप्टन के साथ आपको खेल के सबसे ज़्यादा मज़ा आया? किसकी कैप्टनसी में आपको लगा कि जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं बैटिंग और बॉलिंग में वो आपको? सबसे पहले तो इंजमामुल हक। अच्छा। बड़े अच्छे कैप्टन थे। ठीक। प्लेयर को बड़ी लुक आफ्टर करते थे प्लेयर्स की। उसके बाद राशिद लतीफ़ थे। मोइन खान, वसीम अकरम तो मैं जिक्र कर ही चुका हूँ पहले। ठीक। तो उसके बाद शाहिद अफरीदी थे ना, ये भी वही वे इस्तेमाल किया कि प्लेयरों को लुक आफ्टर करना। ये शोएब अख्तर को लेके आए। जी। शोएब अख्तर टीम से बाहर था। जी ऐसे ही। तो ये एक अच्छा साइन था। शाहिद अफरीदी मैं समझता हूँ अगर ये ज़्यादा कप्तानी करते तो ये प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा होता, क्योंकि वो कप्तानी सर पे नहीं चढ़ी कप्तानी ना। ठीक। तो प्लेयर्स के हक में बहुत बेहतर था। अच्छा रज़ाक भाई, आपकी
आपकी परफॉर्मेंसेस तो बेतहाशा हैं, और मेरा ख्याल है कि शायद अगर आप मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस की बात करूँ, मैं पर्सनली, मैं ये नहीं कि आप मेरे गेस्ट हैं आज, मेरा ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं उनमें से एक आप हैं। और ये हर प्लेयर, मैं मल्टीपल प्लेयर्स के इंटरव्यू कर चुका हूँ, तो हर सीनियर प्लेयर ने आके ये बात बोली कि हमने रज़ाक को जो एज ए प्लेयर देखा, एज ए मैच विनर जो देखा, वो शायद हमने किसी और प्लेयर के अंदर उतना कंसिस्टेंट नहीं देखा, क्योंकि हमने बैटिंग के अंदर भी देखा, बॉलिंग के अंदर भी देखा। बैटिंग के अंदर तो माशाल्लाह ज़्यादा रही, आपकी शायद इंजरीज वजह बनी, आपको लगा कि आप पहले बॉलिंग के अंदर वो चीज़ जो शुरू में आपके पहले 5-6 साल चीज़ थी, लेटर ऑन वो डेवलप नहीं रही। पेस ओबियसली थी, लेकिन पेस थोड़ा सा आपका कुछ नॉच नीचे आ गया। देखिए बात यह है कि जब आप क्रिकेट बोर्ड चेंज होता है, कप्तान चेंज होता है, तो फिर यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, आप अगर दफ्तर आते हैं 8 घंटे के लिए और आपको 2 घंटे के लिए बिठाया जाए, 6 घंटे आपको बाहर खड़ा किया जाए, तो आप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। ठीक बात। तो आपके परफॉर्मेंस डे बाय डे नीचे जाएगी। जी बिल्कुल। तो मेरा भी यही था कि जो कैप्टन आए उसके बाद उन्होंने कहा जी रज़ाक तुम आखिरी 10 ओवर का प्लेयर हो। अच्छा। तो मैंने तो यही भी कहा कि जी मुझे इस तरह किया करें, जब टॉस हो जाए, अगर बैटिंग आ जाए, मुझे होटल भेज दिया करें, मैं 2 घंटे बाद आ जाया करूँगा। ठीक है। क्योंकि अगर मैंने 10 ओवर में बैटिंग करनी है आखिरी जी, तो 10 ओवरों में बैटिंग करना आसान नहीं है। जी ऐसे ही और है। इंटरनेशनल लेवल पे आपके सामने मेन बॉलर्स उनके होते हैं, और आप जाते ही पहली बॉल पे छक्के लगाने शुरू नहीं करते, आपको बिल्कुल टाइम ऐसे ही है। चाहिए। और और दुनिया जो के जितने बैट्समैन हैं जी, वो कहते हैं कि क्रीज पे जाके पहले टाइम लो, टाइम लगता है, बिल्कुल ऐसे ही। और अब्दुल रज़ाक के लिए आखिरी 10 ओवर आप दे रहे हैं, और ये भी सिक्योरिटी नहीं है कि आप 10 को 10 ओवर मिलेंगे आपको, सम टाइम आपको 4 ओवर मिलते 4 हैं, ओवर विकेट नहीं गिरती आप। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो मेरे लिए सेटबैक था ना परफॉर्मेंस का, ये मेरे लिए पेनफुल। और मेरा ख्याल है कि शायद आप वाहिद 1-2 शायद प्लेयर होंगे, मेरा आपके अलावा मेरा माइंड में कोई नाम नहीं आ रहा, जिसने हर नंबर पे बैटिंग की है। नंबर 1 से लेके 11 तक शायद प्रॉब्ली आपने हर नंबर पे पाकिस्तान के लिए बैटिंग की है। वसीम अकरम तो आप पे इतना ट्रस्ट करते थे कि वो आपको, जैसे वर्ल्ड कप की हम बात करें, नंबर 3 पे लाते थे। और अगर उसमें कामरान अकमल से उस दिन बात हो रही थी, उनका इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बताया कि मुझे वो जो मोहाली के अंदर इनिंग्स थी जो आपने और उन्होंने टेस्ट सेव किया था, उस इनिंग्स का थोड़ा सा बताइए, वो कितनी बड़ी इनिंग्स थी आपके लिए? उनके लिए तो थी, ओबियसली आपके लिए भी बहुत बड़ी होगी। देखिए मेरी ख्वाहिश ये होती है कि जो क्रीज पे साथ अगर आपके कोई जूनियर हो तो उसको फुल कॉन्फिडेंस दिया जाए। ठीक। तो यही वजह थी कि मेरी कामरान के साथ काफ़ी मैचों में पार्टनरशिप रही। जी, और आपको याद होगा कराची में इंडिया के खिलाफ जब जी 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 बिल्कुल इरफान पठान ने हैट्रिक की थी, बिल्कुल, उस टेस्ट मैच के अंदर ही आपने और कामरान की पार्टनरशिप ऐसे ही है, जो शुरू में 3 आउट हो गए थे 0 पे। तो वो हम बड़ा अच्छा कंफर्टेबल फील करते थे, एक दूसरे को हम गाइड भी करते थे, और ये बड़ा अच्छा एक साइन होता है बिल्कुल ठीक बात। कि अगर आप सही गाइड करें और प्लेयर परफॉर्म करें। जी, तो यही वजह थी कि कामरान के साथ मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करता था, और वो सुनते भी थे। ठीक है। अगर कोई बात की जाती तो वो सुनते भी थे वाकई ये कि आप ठीक कह रहे हैं। तो यही वजह थी जिसकी वजह से। अच्छा, वाइट बॉल क्रिकेट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उसमें तो आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज, जो मैच विनिंग की बात करते हैं, टेस्ट में ओबियसली थी, लेकिन वाइट बॉल में बहुत ज़्यादा थी आपकी। और ख़ास तौर पे मुझे याद है वो मैच, इसमें आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैकग्राथ को 5 चौके जब लगाए, तो एकदम आपका ओबियसली नाम तो बहुत ऊपर रेट किया जा रहा था, बट वो एक ऐसी परफॉर्मेंस थी, मैकग्राथ अपनी पीक पे था, तो उसको 1 ओवर में 5 चौके लगाना, दैट वाज नॉट ईजी टास्क फॉर एनी बैट्समैन। वो उस टाइम जब आपने लगाए, और वो एक पूरी, मेरा ख्याल है हर जगह आपकी बल्ले बल्ले होगी, और आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने इंटरव्यूज़ भी किए होंगे। वो मोमेंट क्या थी टीम के अंदर, क्या वो एक एटमॉस्फेयर बना था? नहीं, बड़ा अच्छा, जैसे वसीम अकरम कैप्टन थे और हम बॉलिंग करके आए, हाँ, तो उन्होंने 280-90 के करीब जी। स्कोर किया, तो मैं बैठा हुआ था, मुझे था 6ठे नंबर मेरा आएगा, तो 6ठे या 7वें में खेलूँगा। तो जब हमारी ओपनिंग गई तो उन्होंने, वसीम भाई ने कहा कि रज़ी पैड करो, अच्छा, और जाके खुला खेलो जाके। ठीक। तो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ था और बड़ा कॉन्फिडेंस भी मिला जी, तो यही वजह थी। उसके बाद उनको रन्स हुए, और अच्छा ये था कि मेरे लिए बड़ा अच्छा था। बिल्कुल ठीक। और मैगरा थ्रू आउट उस टूर पे जब मैं सामने आता था, स्टीव हाउस से चेंज कर देता था। ऐसे ही, ऐसे ही। वो कहता था जब रज़ाक आउट होगा तो फिर तुम्हें बॉलिंग करो। आपने प्रॉब्ली कीनिया के अंदर भी, जो हमारा एक फाइनल था, बारिश होगी, उस मैच में आई स्टिल रिमेंबर के ऊपर से सारा हमारा टॉप ऑर्डर आउट हो गया था, और आपने बड़ी कमाल एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी फाइनल को। हम 60-70 किया था, मैगरा को छक्के मारे जी, थे। और जी, जी, नेक्स्ट जी। मैच में मैं ओपन पे गया और मैगरा आया, उसने मुझे दूसरी बॉल पे बोल्ड कर दिया, और आउट करके मुझे कहता है कि
दिस इज़ नॉट ओल्ड बॉल्ड, अच्छा ये पुराना बॉल नहीं सही है। है ठीक है। तो माशाल्लाह ये अच्छी मेमोरीज होती हैं जो इंसान हमेशा याद रखता है। जी नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक से बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब्दुल रज़ाक से कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मैं अब कुछ ओवरऑल बात करना चाहूँगा। कोचिंग की हम बात करें कि कोचिंग में आपने बड़ा एक नाम पैदा किया। पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से अगर बात करी जाए तो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है हमारी काफ़ी नीचे गई। पर्टिकुलरली मैं देखूं अगर तो 2010-11 के बाद, जब से अफरीदी की जैसे आपने बात की, उनकी कैप्टनसी गई, मिसबा ने टेकअप किया, उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी टीम का जो एक मोमेंटम था क्रिकेट खेलने का वाइट बॉल के अंदर, या ओडीआई की हम स्पेसिफिक बात करें, वो एकदम ज़रा ऊपर जाना शुरू हो गया, एलिवेट किया, हमारा डाउन साइड पर जाना शुरू हो गया। उसकी रीज़न क्या हुई कि उन्होंने बहुत एग्रेसिव क्रिकेट शुरू की और सारे 50 के 50 ओवर एग्रेसिव क्रिकेट शुरू की। हमने क्या किया कि हम शुरू में थोड़ा तेज़ खेलते थे, आप भी जैसे बाद में लेटर ऑन रिटायर हो गए, अफरीदी कुछ टाइम रहा, उमर अकमल थे, फिर सुहेब आए, अगर तो इनकी हिटिंग लग जाती थी तो पाकिस्तान 270-280 मैक्सिमम कर जाता था, शायद 10 मैचों में से किसी में एक 300। बाकी कुछ टीमें जो थी वो 300 प्लस पे जाना शुरू होगी। हमारे मैचेस जो टीम जितवाती थी वो बॉलिंग अच्छी रही हमारी, उमर गुल था, फिर आमिर भी कुछ शुरू में था, फिर वहाब भी आ गए, सईद अजमल टॉप पे पीक पे थे, अफरीदी थे अच्छी फॉर्म में, फिर हमारे हफीज़ बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, तो बॉलिंग बहुत तगड़ी थी हमारी, तो हमारी बॉलिंग समहाउ डिफेंड कर जाती थी। लेकिन ये तो अब आपको भी पता कि हर मैच पे तो बॉलिंग नहीं डिफेंड कर सकती, लेकिन ये था कि ओवरऑल जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट थी ना पाकिस्तान की, बहुत डिक्लाइन पे आई। 17 पे चैम्पियन ट्रॉफी सिर्फ सवाए एक टूर्नामेंट के अंदर मुझे तो दिखने में लगता है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली, हम जीते, फिर वाइट बॉल में नीचे आना शुरू हो गए। T20 तक तो हम ठीक रहे, उसमें हम तकरीबन 10 सीरीज़ कंसेक्टिव जीते। तो ये आपको रीज़न क्या लगती है, क्योंकि आपसे बेहतर इस चीज़ को कोई आंस नहीं कर सकता, आप लड़कों में भी हैं, मैनेजमेंट में भी हैं, तो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट को क्या हो गया हमारी? देखिए, टू द पॉइंट ये है कि जब प्लेयर की परफॉर्मेंस को आप रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देते हैं, टीम की परफॉर्मेंस नीचे जा रही हो, तो ये ज़्यादती है क्रिकेट के साथ। ठीक है, आपको देखना पड़ता है कि जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और टीम जीत रही है और रैंकिंग ऊपर जा रही है टीम की, उसको हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैसेज जाना चाहिए कि आपने टीम को जितवाना है, हर मैच जितवाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईसीसी के जितने टूर्नामेंट हैं उसमें आपने परफॉर्म करना है जी, परफॉर्मर के साथ आपने पाकिस्तान टीम को जितवाना है मैच। ठीक है, आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं हमें चाहिए कि अगर आप 100 स्कोर रह गया 15 ओवरों में और आप अपना 70 करके आउट हो जाएं और मैच हार जाएं, हमें वो 70 रन नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आप है। 20 रन करें, ऐसे रन करें जिससे पाकिस्तान मैच जीते, नहीं तो तो वो कुछ ज़्यादा मैं अब फायदेमंद। कितना नाम लूँ मैं, नाम मेरा ख्याल है ले लेके भी हम थक चुके हैं। जो उस टाइम कैप्टन थे वो खुद अपने 50-60-70 करते थे, बाकी टीम पाकिस्तान 240-50 करता था, और वो होता था हाईएस्ट टोटल इसका है, और पाकिस्तान 90% मैचेस के अंदर हार जाता था। यही मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो आपके के अंदर थी चीज़ें, शुएब अख्तर मैच विनर, अब्दुल रज़ाक मैच विनर, शाहिद अफरीदी मैच विनर, हफीज़ मैच विनर, वसीम अकरम मैच विनर, इंज़माम मैच विनर, कामरान अकमल मैच विनर, मतलब जितने भी लॉट थी आप लोगों की, अब जो लड़के आ रहे हैं ये सारे मैच विनर क्यों नहीं है? किसी के भी, इस करंट टीम की बात करें, उस दिन हफीज़ भाई से बात हो रही थी कि वो वाइड प्लेयर थे जिनके 32-33 मैन ऑफ द मैच है। जो बाकी लड़के, ये नहीं कि उनको टाइम थोड़ा हुआ है, उनकी परसेंटेज निकालें तो बहुत लो है, किसी के 2 हैं, किसी के 3 है, किसी के 4 है, जिनको आप नंबर 1 भी रेट कर रहे हैं, एक कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, उनकी भी मैन ऑफ द मैच 3-4 से ज़्यादा नहीं है। तो ये इतना बड़ा रेशो डिक्रीज़ का फुकदान की रीज़न क्या है? देखिए, जो पास्ट में गलतियाँ हुई उस पर तो हमें नहीं बोलना चाहिए और उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक। और जो हो चुका वो हो चुका, पर अभी जो सिस्टम चेंज हुआ है, जैसे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बिल्ड हुआ है, ये वही एक चीज़ है जिसने हम सबको अवेयरनेस दी है। ठीक है कि आपने प्लेयरों को कैसे ट्यून करना है, ठीक, प्लेयरों को कैसे आपने डेवलप करना है, वो उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए। तो हम इसी पे काम कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी टीम को ऊपर लेके आना है। तो ये हमारा एक एम्बिशन भी है, हमारा मिशन भी है कि हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम, हम सब जितने भी हैं, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग ऊपर आए। ठीक है, नंबर 1 टेस्ट मैचों में नहीं, नंबर 2 और फर्स्ट जो T3 है, 3 में पाकिस्तान टीम को होना है, वनडे और टेस्ट मैचों में। ट्रू, क्योंकि T20 में पाकिस्तान टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक है, उसमें सारे स्पेशलिस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है।
पर ये माशाल्लाह कि 100 हम T20 जीत हाँ भी जी, चुके हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच में नंबर 1 पे या नंबर 2 पे या नंबर 3 पे रहेगी तो आपको टूर्स बहुत मिलते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया का टूर मिलता है, आपको एक बड़ा ही हाई स्टैंडर्ड टूर होता है और पूरे टूर्स आपको मिलते हैं। 4-4 मैच मिलते हैं हमें, तो 2 से ज़्यादा सीरीज़ कोई नहीं मिलती। तो यही वजह है कि जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अब इंशाल्लाह इस पे सारा फोकस है और उम्मीद है इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इसी स्ट्रक्चर पे आप बात करना चाह रहा हूँ कि मेरी नदीम साहब से भी डिस्कशन हुई। हाई परफॉर्मेंस सेंटर सारी दुनिया में कॉन्सेप्ट आ चुका है, अब क्रिकेट जो है बड़ी साइंटिफिक हो चुकी है, मॉडर्न हो चुकी है। आपको प्लेयर डेवलप करने पड़ते हैं और उसको हर लेवल पे सिखाना पड़ता है। वो बन गया। पीएम साहब का विजन भी, हमेशा मैं बात कर रहा हूँ इस पे कि वो भी चेंज हो गया, आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी। पहले आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए कि आप किस स्ट्रक्चर के ज़्यादा हामी हैं, ये जो नया स्ट्रक्चर है इसके हैं, या डिपार्टमेंट क्रिकेट आपकी नज़र में वो भी साथ होनी चाहिए था। दूसरा, इसी के साथ मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये स्ट्रक्चर हम सब मान लेते हैं एक टाइम के ये बेहतरीन सिस्टम है और इससे लड़कों में एक मोटिवेशन आएगी, एक कंपटीशन आएगा, तो जो नीचे वाले सारे 8-10 स्टैंडर्ड हैं, इस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए वो जब सारे नीचे से ख़त्म हो गए, स्कूल क्रिकेट ख़त्म, कॉलेज क्रिकेट ख़त्म, क्लब क्रिकेट ख़त्म, नीचे जो रीजनल क्रिकेट वो ख़त्म, तो लड़का ये 192 तक कैसे पहुंचेगा? अब क्रिकेट बोर्ड इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है। ठीक है। अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 इससे बहुत ज़्यादा फोकस सर है। वो ठीक है, लेकिन आ नहीं रहा ना 2 साल से कोई सिस्टम। देखिए अभी शुरू हुआ है ना, अभी ये सारा कुछ हुआ है ना, और ये सिस्टम की अगर बात करना, ये सिस्टम है टफ, पाकिस्तान के लिए बहुत टफ है, क्योंकि इसमें आपको क्वालिटी नज़र आएगी। आप ठीक है। मैं कहता हूँ कि डोमेस्टिक का पुराना सिस्टम ले आएँ, ठीक। और नुमान, साजिद और कामरान, ये अगर आपको कहीं नज़र आएगा पाकिस्तान टीम में तो फिर आप कहिएगा। ठीक है बात। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, ये पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट की तरह प्रेशर है। जितने प्लेयर्स हैं अंडर कॉन्ट्रैक्टेड हैं, उनको उन पे कोचेज़ हैं, उन पे मैनेजमेंट है, उन पे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। ये सारा प्रेशर उन पे डाल के हम उनसे परफॉर्मेंस ले। रज़ाक भाई, आपकी बात इधर तक बिल्कुल एग्रीड। अब बात कर लेते हैं जो 600-700 लड़का जॉबलेस हुआ है, जो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, मैं प्लेयर की वर्डिंग बोल रहा हूँ, अपनी नहीं बोल रहा। प्लेयर्स का कहना ये है कि वो भी इक्वली गुड थे, हमारे स्टैंडर्ड से थोड़ा मीट करते थे, ये प्लस माइनस फॉर्म ऊपर नीचे होती रहती। अब वो जो 600-700 लड़का जॉबलेस हो गया है, जिनके एक फैमिली, एक प्लेयर मतलब एक पूरी फैमिली है, वो हम इंडिविजुअल भी नहीं काउंट करते, वो उनके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ डिफरेंट, कोई कैब चला रहा है, कोई बर्गर लगा रहा है, दूसरे काम पे कर रहा है, तो उनके लिए क्या आपके ख्याल में नहीं था? जब तक ये बनता रहता, फाइन, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, नीचे कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन जाता जो इनको लुक आफ्टर कर लेता। बात यह है कि पहले कोई ऐसे प्लेयर आप पिन पॉइंट करें कि जो वाकई टैलेंटेड थे और वो उनको मौका नहीं मिल रहा। कोई ऐसे प्लेयर नहीं, आप इस पे वर्किंग करें और उनकी लिस्ट बनाएं, ठीक है, फिर हमको दें, हम उन पे देखते हैं कि अगर वाकई वो टैलेंटेड है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो टीम में होंगे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हम अभी देखें एडिशनल प्लेयर्स भी होते हैं, 45-50 करीब प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से आपने 16 निकालने होते हैं, 32 से एक निकल के, बाकी आपके पास एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। नहीं, उसमें ये आप देखें हमारी टीम में आमिर अजमत है, मुझे बताएं कि ये आपको पहले कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट में नज़र आया? हमने उसको पिन पॉइंट किया, उसको लेके आए, हाई लेवल पे लेके आए, उस पर प्रेशर डाला, उस पर हमने उससे परफॉर्म करवाया। ठीक है। मोहम्मद आमिर आए हैं, मुझे आप बताएं कि वो उसके लिए ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, उसके लिए, उसके माइंड के मुताबिक ये उसके लिए प्रेशर क्रिकेट है, उसको हमने यहाँ पे एडजस्ट किया। मोहम्मद वसीम है, आपको डोमेस्टिक में पहले नज़र नहीं आए, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो टैलेंटेड है वो उसको हमने डेफिनेटली मौका देना है। रज़ा भाई, मैं समझ गया, ये बात आपकी फिर एग्रीड है। मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि ये लड़कों के अलावा किसी लड़के ने नीचे से ऊपर आना है, जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा वो लड़का कैसे आएगा? बात ये है कि मेरा इस चीज़ पे बिलीव है, अगर आप टैलेंटेड हैं ना, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, तो आप नहीं रुकते। नहीं, मैं क्राइटेरिया, आप जितने भी डिपार्टमेंट से क्रिकेटर ऑफ हुए हैं ना जी, अगर उनका हम पूरा मुआवजना किया जाए तो हम बेस्ट जो है ना प्लेयर वहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक क्वालिटी वर्क में आप आते जा रहे हैं। तो यही वजह है, इसमें फ़ायदा ये होता है कि उनको भी पता चलेगा उस मेरिट को बीट करने के लिए आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, ये इनके पास अपॉर्चुनिटी है, पहली डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसा नहीं होता था। ठीक है। आप उनका माहौल देखें, उनका उठना बैठना देखें, उनका चलना फिरना देखें, आपको केयरलेस क्रिकेट नज़र आएगी। आपको परफॉर्मेंस करते भी थे तो इग्नोर होती थी। अब मैं तो इन चीज़ों पे आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारा कुछ ठीक हो गया। मैंने नदीम साहब से बात की कि उनकी होटलिंग, उनके लेना, उनका बैठना, हर चीज़ को आप लोग टेक केयर कर रहे हैं।
सिर्फ मेरा ये 2 चीज़ें इसमें मैं चाह रहा हूँ आपसे क्लियरेंस, आपके ख्याल में क्या जो लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 600 लड़का था तो 600 में से 100 तो ठीक होगा ना, जो आप समझते हैं कि इनके कम्पीट कर सकता है। क्या इन 6 टीमों से पॉपुलेशन को भी तो कंसिडरेशन में रखें ना, हमारी इंग्लैंड जितनी 5-6 करोड़ आबादी तो नहीं है, या ऑस्ट्रेलिया जितनी तो नहीं है, हमारी 22 करोड़ आवाम है, तो क्या 6 से ये टीमें 10 नहीं होनी चाहिए थी ताकि मज़ीद लड़के इसमें एडजस्ट हो जाते, या उसके अलावा हम पैरेलल ये सिस्टम बना देते, फाइन, नीचे इनको सपोर्ट के लिए ये प्रीवियस सिस्टम चलता रहता ताकि ये इधर से प्रोड्यूस करते रहते, उधर से लड़के आप इस सिस्टम में ऑटो जनरेट होते रहे, जब तक ये आप नया स्ट्रक्चर कह रहे हैं नीचे से बनता ना। देखिए चीज़ें जो हैं अभी ये अर्ली है ना, जैसे इंग्लैंड का स्ट्रक्चर है वहाँ पे टीमें ज़्यादा हैं, ठीक, हो सकता है कि अभी जब 6 टीमें बनी है अच्छा रिस्पॉन्स मिले, जैसे अब जो टीमें हैं बाइंग हो रही हैं, लोग ख़रीद रहे हैं टीमों को, हो सकता है 8 हो जाएं, 10 हो जाएं जी, 12 हो जाए, 16 हो जाए, इसमें ये चलता ही रहना सिस्टम। अब ये है कि पर क्रिकेट आपको क्वालिटी नज़र आएगी, आपको चीफ सेलेक्टर भी देख रहा है, आपको सेलेक्टर भी देख रहा है, जी बिल्कुल, आपको कोचेज भी देख रहे हैं, हाँ ये तो बिल्कुल, और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के आप अंडर रहे हैं, वो एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको भी पता है कि ये प्लेयर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, उसको हर चीज़ का पता है उनको। ठीक, ये पहले चीज़ नहीं थी जी बिल्कुल। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद प्लेयर पे प्रेशर है, उसको पता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं मैच खेलूंगा, मुझे मैच फीस मिलेगी, मैं परफॉर्म करूंगा तो मुझे सब कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो वही वजह है जब वो इस स्ट्रक्चर से निकलेगा, ट्यून होकर निकलेगा, तो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आएगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा आपको। बिल्कुल, जैसे मैं आया था, जब मैं स्टेडियम में पहला मैच खेलने आया था तो मैं घूम गया था, मेरे लिए स्टेडियम ऐसे था पता नहीं कुछ जैसे मैं किले में आ गया हूँ, बिल्कुल ऐसी। तो अब वो उनको वही फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उनके मैचेस हो रहे हैं, लाइव मैचेस हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उनके, सारा वही माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आप देखिएगा इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट इसमें आएगी, अभी अर्ली है, हो सकता है कि 2-3 साल के बाद आपको ऐसी चीज़ लगे टीमें बढ़ जाएंगी तो इससे और अपॉर्चुनिटी बन बिल्कुल, यही मैं पॉइंट कहना चाह रहा था कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव भी बात का यही होता है कि उसमें कोई अच्छा आउटकम निकल आए जिससे क्रिकेट की बेटरमेंट हो, खिलाड़ी की बेटरमेंट हो। जी, गुफ्तगू जारी है बट अभी एक ब्रेक का टाइम हो जाता है, मिलते हैं आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। अब्दुल रज़ाक से मजीद कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात हम PSL पे करना चाहेंगे कि माशाल्लाह हमारा 6ठा सीज़न स्टार्ट हो चुका है और टीमें बड़ी एक ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। आप क्योंकि इधर कोचिंग में प्रॉब्ली शायद बिजी हैं, इसकी वजह से आप कोयटा के साथ नहीं देखेंगे, तो कोयटा में भी आपने एक बड़ी एनर्जी सी फेंक दी थी उनके साथ, विव रिचर्ड्स सर के साथ। तो एक तो उनके साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस काम करने का, वो ज़रूर शेयर करें। और दूसरा, ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो बन चुकी है, सेकंड बड़ी लार्जेस्ट हमारा ये PSL बन चुकी है, इसको कैसे देखते हैं, कितना तगड़ा हेल्दी कंपटीशन हो रहा है ये? देखिए, सबसे पहले कोयटा में मोइन खान थे और मैंने उनसे बड़ा कुछ सीखा, क्योंकि जो चीज़ें कोचिंग में अफेक्ट करती हैं चीज़ें मैंने उनसे सीखी। ठीक है, कि वो प्लेयर को कैसे यूटिलाइज़ करते थे, प्लेयरों के साथ बिहेवियर कैसा था, तो ये मेरे लिए बड़ा अच्छा रहा। 4-5 साल में उनके साथ रहा जी। उसके साथ वो रिचर्ड थे, वो भी उनसे भी मैंने सीखा जी, कि वो एक आपको एक ना वे नज़र आ जाता है आपको ना कि जी आपने कैसे कोचिंग करनी है जी। तो ये इसलिए डोमेस्टिक में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। ठीक, बाकी PSL की बात करें, जितनी क्रिकेट होगी उतना फ़ायदा प्लेयर्स को। ठीक है, ये PSL का जो पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड सेट किया है, इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा पहुंचा। ठीक, और ऐसे ऐसे प्लेयर आपको मिल रहे हैं जो हो सकता है कभी वो नज़र ही ना आते। बिल्कुल ठीक है, और जैसे लाहौर कलंदर है, जैसे ज़बरदस्त काम कर रही हैं, पेशावर ज़ल्मी है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जितने भी दूसरी भी टीम में है, कोयटा है, कराची है, इस्लामाबाद है, आपने देखा इसमें नए नए लड़के आ रहे हैं जी, ऐसे ही। और यही चीज़ है, ये जो पैटर्न सेट हो चुका है PSL का, बड़ा ज़बरदस्त है। मैं समझता हूँ इसको 2006 में शुरू हो जाना चाहिए था जी। बिल्कुल ऐसे ही है, हमने बहुत लेट किया, हमने 7-8 साल लेट किया, और फिर भी उससे फ़ायदा ये हुआ कि हमें काफ़ी प्लेयर्स मिले हैं। अच्छा साहब, एक चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा आपसे कि हमने अपनी इसकी जहाँ बेनिफिट है ना PSL के, एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हम डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस जिसने T20 कप में किसी ने कर दी, या PSL के अंदर कोई एक आधी इनिंग्स में परफॉर्म बड़ा कर दिया, हम फ़ौरन उसको टीम में इंडक्ट कर लेते हैं। बट इवेंचुअली हम देखते हैं कि बहुत कम लड़के जो थोड़ा लंबा परफॉर्म कर पाए, कई फिर फ़ौरन निकल भी जाते हैं। तो आपका नहीं ख्याल कि इस परफॉर्मेंस को बेस को क्राइटेरिया ज़रूर बना लेना चाहिए पिक करने का, लेकिन उसको थोड़ा टाइम डोमेस्टिक में चलते रहने देना चाहिए
ताकि वो पॉलिश हो जाए लड़का? उस इसकी नहीं, selection डेफिनेटली देखें, अभी जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम और बाकी 5 सेलेक्टर हैं, जी हमारा यही है कि प्लेयर में हमने पोटेंशियल देखना है ठीक, और उसकी एक परफॉर्मेंस पे हम सेलेक्ट नहीं करते। जी ठीक है, क्यों कंडीशन देखनी पड़ती है, बॉलिंग अगेंस्ट देखनी पड़ती है, किस बॉलिंग के ख़िलाफ़ इसने किया, प्रेशर था कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ें मैटर कर रही हैं। और हमने जो प्लेयर सेलेक्ट किए हैं हमने उनको पहले मैसेज दिया, ये मैच है फाइनल, इसमें आप परफॉर्म करोगे तो आपका पाकिस्तान टीम में नाम आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक, तो इस तरह की हम उनको ट्यून कर रहे हैं कि जहाँ प्रेशर होता है वहाँ पे परफॉर्म करना ये पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि जब उस लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर और ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जाके जब आप प्रेशर ले लेते हैं तो फिर आपका टैलेंट छुप जाता है, फिर आपकी बॉडी काम नहीं करती, माइंड आपका बिल्कुल काम नहीं करता, फिर आपको ऐसे लगता है कि क्रिकेट बड़ी टफ है। तो यही वजह है कि हम इस चीज़ पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं कि जो प्रेशर हैंडल कर लेता है उसके लिए हम ज़्यादा बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आप माशाल्लाह जो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता उसका भी पार्ट थे और उसमें बड़ी शानदार फाइनल में भी आपकी परफॉर्मेंस थी, फिर वर्ल्ड कप 2-3 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए खेले आप। तो अभी आप ओबियसली एक ऐसा चैम्पियन प्लेयर जिसने बहुत सर्व किया हो वो कोचिंग में आ जाता तो बड़ी खुशाइन चीज़ होती है। आपकी जो अच्छी चीज़ नज़र आती है कि आप एक अटैकिंग क्रिकेट खेलते हो, जो रिजल्ट हमें KPK की जैसे स्टार्टिंग में मैंने इंट्रो में कहा कि कैसी उन्होंने आपने उसके अंदर को मैजिक कर दिया है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइटल जीत लिए उन्होंने अपने नाम कर लिए, जो कि एक रिकॉर्ड बन चुका है। तो आप अब आगे क्या देखते हैं कि आप कोचिंग में फुल टाइम आना चाह रहे हैं, लेवल अपने 2 किए हुए उसमें मज़ीद 3 और 4 करना चाह रहे हैं, और आपका टारगेट क्या, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? हाँ जी, डेफिनेटली अभी जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है ये लेवल 3 इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ये करूँ मैं पहले, ठीक है, और उसके बाद फुली कोचिंग में आ जाऊँ। ठीक, तो मेरा एम ये है कि अंडर 16, अंडर 19 इस लेवल पे जाके अंडर 13 यहाँ से मैं जाके ना शुरू करूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो है वहाँ पे जो मैं चीज़ों को डेवलप कर दूँगा, सिखा दूँगा, वो भी फ्यूचर में उनके लिए काम आएगी। ये मैं पहला प्लेयर है पाकिस्तानी जिसने एक्स प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो कोचिंग सीखने के बाद कह रहा है यंगस्टर को। रॉयल रेवल्ट की हमें मिसाल देते हैं पाकिस्तान में, बिलीव मी कि आपके अलावा जिस प्लेयर से भी बात हुई है उसने कहा जी मैंने सिर्फ कोचिंग करनी है तो नेशनल साइड को करनी है, नीचे नहीं करना। तो ये तो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी आप एक खुशखबरी दे रहे हैं आवाम को कि आपकी सोच ऐसी है कि आप यंगस्टर को लेके चलना चाह रहे हो, करना चाह रहे हैं। PSL में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम है? देखिए बड़ा मुश्किल है, देखिए मैं तो कोयटा के साथ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, और कोयटा मेरी फर्स्ट है और सेकंड पेशावर ज़ल्मी। देखिए सारी हमारी पाकिस्तान की टीमें हैं और प्लेयर्स के लिए अच्छा कर रही हैं, तो इसमें कोई नहीं है, पर ये कि लेकिन कोयटा के लिए आप कह रहे हैं कि आपकी फेवरेट है। तो ये बताइए कि पाकिस्तान की करंट कैप्टनसी को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान को कैप्टन लीड करना एक बड़ी चीज़ है। बाबर अब माशाल्लाह तीनों फॉर्मेट में प्लेयर तो नंबर 1 पर रहा था वो, और नो इसमें कोई डाउट नहीं है उसका एज ए कैप्टन बनना, और ये परफॉर्मेंस माशाल्लाह अच्छी दी है हमारी टीम ने। उसको एज ए ग्रोइंग एज ए कैप्टन कैसे देख रहे हैं आप उसकी लीडरशिप? देखिए जैसे कि अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन चुका है और चीफ सेलेक्टर भी चेंज हो चुके हैं, और सबका एक ही मिशन है, और जो पाकिस्तान टीम के साथ जो मैनेजमेंट में है, जैसे मिसबा है, वकार यूनुस है, तो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब कि इससे बाबर आजम को बहुत फ़ायदा होगा जी ठीक है, और मिसबाहुल हक के पास जितना नॉलेज है, मैं समझता हूँ कि वो अगर उसकी बात सुनी जाए तो बड़ा अच्छा होगा प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल ठीक है, और ये लकी हैं कि अब नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बन चुका हुआ है, और उसमें आपने देखा है कि जितने क्रिकेटर्स हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ है, सकलैन मुश्ताक है, मोहम्मद जाहिद है, मैं हूँ, और बाकी और भी अब हो सकता है आपको नज़र आएंगे, जैसे उमर गुल हो गया, इमरान फरत हो गए, जितने भी हैं, जितने क्रिकेटर खेली हुई है, ये आपको सब नज़र आएंगे। तो ये इससे बड़ा फ़ायदा होगा और पाकिस्तानी जो क्रिकेट है ये बड़ी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। कोई मैसेज देना चाहें अपनी इस कौम को, अपने प्लेयर्स को, जो यंगस्टर आपके चाहने वाले बेतहाशा हैं, जो अभी भी क्योंकि इन्होंने देखा है आपको एज ए मैच विनर, उनके लिए कोई मैसेज यंगस्टर को देना चाहें आप? देखिए सबसे पहले तो हम हैं मुसलमान जी, और मुसलमान होने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हसद नहीं होना चाहिए जी, और दूसरी मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। ठीक, इन चीज़ों से अगर आप दूर होते हैं तो आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे आप कामयाब होंगे। ठीक है, और उसके साथ आती है आपकी नीयत। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये हम इसको लेते हैं लाइट, जी, कि जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं। ठीक है,
हमें डिफाइन करना है क्या राइट है क्या रॉन्ग है। ठीक। हमें शैतान को भी देखना है, अपने ज़मीर को भी देखना है, जी। उसको भी नहीं भूलना, अपने ज़मीर को भी नहीं भूलना। ठीक। ऐसे काम करें जिससे आपकी ईमान में इजाफ़ा हो, मुसलमान में जो इजाफ़ा हो, माशाअल्लाह। और आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कबूल हो। माशाअल्लाह। दुआ उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी क्रिकेट ग्रो करे, और आपके हवाले से हम ख्वाहिश करेंगे कि जिस तरह आप डोमेस्टिक के अंदर टीम के अंदर एक मैजिक करते चले जा रहे हैं, आप मज़ीद लेवल करें, और हम उम्मीद करते हैं ये पाकिस्तानी टीम के अंदर भी पेनिट्रेट करे, और पाकिस्तान को आप इसी तरह नीचे लेवल पे भी जो अंडर 13 और 16 की बात करें, और ऊपर पाकिस्तानी टीम को भी आप सर्व करने में अपना किरदार अदा करें। अदा भाई बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का, इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में फिर ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आपने इंटरव्यू देखा अब्दुल रज़ाक का, होपफुली आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। PSL की रौनकें बहाल होगी, इस पर मज़ीद हम इस तरह की डिस्कशन करते रहेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।